अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्रॉस फायर और मैं हूं नौशाद अली खान। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन ये है कि जो ईरान और अमेरिका के दरमियान 60 रोज़ा जंगबंदी की बात जो है वो दोबारा से की जा रही है। आपने हरमुज़ जो है वो खोलने की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि वहाँ किसी किस्म की कोई फ़ीस नहीं होगी। 60 रोज़ा इस जंगबंदी के अंदर जो शुमाली कॉरिडोर है और जनूबी कॉरिडोर है वो ईरान और ओमान मिलकर कंट्रोल करेंगे। उसके बाद 30 दिन के अंदर वहाँ जो माइंस हैं वो हटाई जाएंगी। इस तरह का फार्मूला एक तैयार किया गया है, जो कि दरअसल जो अमेरिका के जो वो हैं स्टीव विटकॉफ, उन्होंने मेन नेगोशिएशंस की हैं। कतर, सऊदी अरब और पाकिस्तान उसके अंदर मेन जिसे कह लीजिए कि फैसिलिटेटर थे। ओमान के जो सालिसकार हैं, यानी कि इराक़ची साहब हो गए ईरान के, और ओमान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, वो सब मिलकर उन्होंने ये एक नया फार्मूला की सामने ला रहे हैं, जिसके बारे में कहा यह जा रहा है कि ये अगर सुप्रीम लीडर जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने और सलामती कौंसिल ने अगर इसको गो एट दे दिया तो फिर ये अनाउंस कर दिया जाएगा आज अमेरिका की तरफ से। अमेरिका बड़ा पुरुमीद है, अगरचे कि वहाँ जो कुछ अमेरिका के अपने अंदर हो रहा है। आज ये खबर आई कि अमेरिका के जो डिफेंस में जो थॉड उनका दिफाई निज़ाम है उसके अंदर इंटरसेप्टर 80% कम हो चुके हैं। जो पैट्रियट है उसके अंदर तकरीबन 50% कम हो चुके हैं। तो इस तरह से दिफाई सलाहियत बड़ी कमज़ोर है। खलीजी ममालिक को बड़ा कंसर्न है, वो बड़ी परेशानी में है। तो ये सारे इन हालात के ऊपर जो है वो आज बात करेंगे। आज यौम जिसे कह लीजिए इस्तिक़लाल कश्मीर जो है वो मनाया गया है। हम सब जानते हैं कि जो 5 अगस्त 2019 को किया भारत ने, जो उनकी खुसूसी हैसियत ख़त्म की, उसके बाद उनको यूनियन का हिस्सा बनाकर कोशिश ये की गई कि वहाँ पर जो डेमोग्राफी है वो चेंज की जाए। कश्मीर की, लद्दाख और जम्मू और आज़ाद कश्मीर के अंदर ये जो डिवीज़न की गई, इसका मकसद ये था कि वहाँ जो अक्सरियती मुस्लिम आबादी है उसको अक़लियत में बदला जाए। एक मेन पर्पस जो था वो किस हद तक उसमें कामयाब हुआ है, मेरी राय ये है कि वो बिल्कुल नाकाम हुआ। उसकी वजह यह है कि 2019 से पहले जो फ़ौज वहाँ मौजूद थी उस फ़ौज में उसे मुसलसल इजाफा ही करना पड़ा है। भारतीय फ़ौज जो है उसके अखराजात भी बढ़ रहे हैं, वो ब्लीड भी हो रहा है, और वहाँ पर हालात जो है वो आज भी उनके काबू नहीं आए। जो कुछ वहाँ किया गया उसके बाद कुछ चीज़ें हम जानते हैं कि ये रिसेंटली हमने आज़ाद कश्मीर में भी देखी। कोशिश ये की जा रही है कि वहाँ पे भी हालात को उस तक ले जाया जाए, उस हद तक जहाँ पे ये मामलात इस तरह से हों। बहरहाल अभी जो यौम इस्तिक़लाल कश्मीर है उसके हवाले से भी बात होगी, लेकिन मैं चाहूँगा कि पहले हम जो है ना ईरान, चूँकि वो किसी भी वक्त बात की जा रही है कि यहाँ पर जो है अनाउंसमेंट आ सकती है, आती या नहीं आती इसके बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि बहुत सी बातें हमारे सामने आती हैं और फिर कुछ घंटों बाद वो बदल भी जाती हैं। हम इस सारे मामले पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज़ महमूद साहब, सीनियर तजज़ियाकार हैं। मुनव्वर हुसैन साहब माहिर हैं आलमी अमूर के। डॉक्टर हसन ज़फ़र जो हैं वो भी माहिर हैं आलमी अमूर के। और शहजाद फ़ारूकी साहब सीनियर तजिया निगार हैं। सबसे पहले मैं एयर वाइस मार्शल साहब आपके पास आऊँगा। जो सिचुएशन है जो हम देख रहे हैं, जो हमारे सामने सिनारियो बनता नज़र आ रहा है, ये जो रिसेंट अब ये जो नई जंगबंदी जिसकी बात की जा रही है, आपको लगता है कि एक तो पहली बात यह है कि ये हो पाएगी, क्योंकि ईरान के अंदर भी डबल थॉट है। बहरहाल उनके जो लिबरल्स हैं या मॉडरेट लोग हैं वो इसका हक में हैं, लेकिन जो राइटिस्ट हैं वो ज़्यादा शायद इसको पसंद नहीं करते। वो समझते हैं कि उन्होंने अमेरिका को बड़ा नुकसान पहुंचा लिया है, अमेरिका को बड़ी प्रॉब्लम है, उनके ये दिफाई निज़ाम सलाहियत भी ख़त्म होती जा रही है। उसके अलावा आपने देखा होगा एक सर्वे भी सामने आया है जिसके अंदर 10 साल बाद जो डेमोक्रेट्स हैं उनकी जो रेटिंग है वो बेहतर हुई है अगेंस्ट जो आपके रिपब्लिकन्स हैं। तो इस सिनारियो के अंदर आप देखते हैं, आप समझते हैं कि ये एक तो हो जाएगा, और अगर हो जाएगा तो पहले भी जो इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त हुई थी उसको स्पॉइल करने में कामयाब हो गया था इसराइल। क्या इसराइल फिर बाज आएगा इस सारे मामले को इस तरह से होने देगा? जी बहुत शुक्रिया। जब भी हम किसी मसले पे ये अपनी राय देते हैं या तज्जिया करते हैं कि उसके होने के क्या इम्कानात हैं या क्या अब ये होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा, तो उसमें एक सर्टेन लेवल ऑफ डिग्री ऑफ एश्योरेंस होती है दोनों फ्रीकैन के जो है माजी के रवैये पर और उनके जो है बर्ताव पे कि वो किस तरह इस मामले में एक दूसरे को ट्रीट करते हैं। लेकिन इस मामले में
ये कहना कि क्या ये अब इस बार हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये तो एक सवाल है। इससे भी अगला सवाल ये है कि अगर ये हो भी जाता है तो ये कब तक सस्टेन रहेगा जी और इस पर अमल दरामद किस हद तक होगा, क्योंकि दोनों फ्रीकैन जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, और तीसरा स्पॉइलर का आपने भी जिक्र किया, इन हालात में ये कहना कि इसमें आने वाले कल में क्या होगा, ये इसमें किसी तरह की एश्योरेंस नहीं है। लेकिन अभी अगर हम आज की बात करें तो जिस तरह अमेरिकन मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में जिस तरह रिपोर्टिंग हो रही है, और जिस तरह ईरान के और इसमें सोर्सेज को, ऑफिशियल सोर्सेज को, ओमान के सोर्सेज को, कतर के सोर्सेज को जिस तरह कोट किया जा रहा है, उससे लगता है कि इस बार ये जो मुज़ाकरात हैं या ये जो राउंड है ये नतीजा खेज होगा, और जो MOU है जो लास्ट जून में जो हुआ उसी को दोबारा से रिवाइव किया जाएगा, कुछ मज़ीद ऐसे इक़दामात से कि जिसमें जो ख़ास तौर पर स्टेट ऑफ हुर्मुज़ का जो कंट्रोल है उस पे जो ईरानियन तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको मज़ीद जो है उसको जस्ट जो आप कह सकते हैं कि उनको कुछ ऐसी एश्योरेंसेस दी जाएं कि जिससे वो बात आगे चल सके। तो हमें पुरुमीद रहना चाहिए। वो अगर तो ये देखें, कॉरिडोर वाली बात थी, जनूबी कॉरिडोर ओमान का था, शुमाली कॉरिडोर जो है वो ईरान का था। ये भी ईरान का कहना था कि रहेगा ये, इसका कंट्रोल ओमान और ईरान के पास ही, वो भी किसी हद तक जो है वो मान ली गई है बात, जो जिस तरह की हमारे सामने आ रही है। अगर इसको फ़र्ज़ कर लीजिएगा ये मुआहिदा ऐसे ही है जिस तरह रिपोर्ट किया जा रहा है, तो इस बार फिर उनकी बात मानी गई है। आपको लगता है कि सिर्फ उनकी बात मान लेने से, क्योंकि बाज़ इतलात ऐसी भी आ रही हैं कि इसराइल के एक आध चैनल पे मैं देख रहा था कि वो कह रहे हैं कि इस वक्त जो इन्फॉर्मेशन है वो अमेरिका से इसराइल को प्रॉपर नहीं दी जा रही। वो मतलब शिकवा कर रहे थे एक तरह से कि हमें इधर उधर से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी पड़ रही है, हमें बराह रास्त लूप में नहीं लिया जा रहा अमेरिका की तरफ से। तो आपको लगता है कि इस सूरत के अंदर ये जो मामला है ये फेवर में, अगर ईरान की फेवर में होगा तो क्या ये चल पाएगा? देखिए, पिछली बार भी तमाम के तमाम MOU के नुकात जो हैं वो ईरान के लिए फेवरेबल थे जी। लेकिन उसी टाइम फ्रेम में जब शहीद आयतुल्लाह के तदफीन के जो आखिरी मराहल थे उसमें ईरान के अंदर जो एक ओवरवेलमिंग लोगों का जो वहाँ पे सपोर्ट थी हार्ड लाइनर्स के लिए, उससे ईरान की जो डिसीजन मेकिंग है वो मेरे ख्याल में वो दोबारा से उसमें एक्सुबरेंस आ गई, और उन्होंने अमेरिका को ये जवाब दिया कि वो उस सारी अरेंजमेंट को डीरेल कर सके। मेरे ख्याल में जो जिन वेसल्स पे ईरान ने अटैक किया वो एक अवॉइडेबल सिचुएशन थी, उसको बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता था, लेकिन उसको इतना अग्रेसिवली हैंडल किया गया कि अमेरिका के पास एक इमीडिएट जो है अमेरिका के पास एक रीज़न बन गई, और उन्होंने भी फिर इस मौके को गनीमत जानते हुए 10 दिनों में ईरान की तबाही का जो उनका एक ड्रीम है उसको मजीद उसमें उन्होंने रंग भरने शुरू कर दिए। ठीक है डॉक्टर मुनव्वर साहब, ये जो बात एजाज साहब ने कही है, कहीं ना कहीं जो एक वो जो कि वहाँ पर अगर वो अवाम उनके साथ खड़ी थी, जिस तरह का एक वो फातेह ईरान जिसको समझ लीजिए कॉन्सेप्चुअली जब हम कहते हैं विद इन ईरान, और अदरवाइज जो है वो जब ये कॉन्सेप्ट आ जाता है फिर ज़रा थोड़ी सी रिजिडिटी भी आ जाती है, थोड़ी सख्ती भी आ जाती है, तो उस तरह फिर मामलात आगे बढ़ते नहीं हैं। अब आपको लग रहा है कि ये जो अब प्रपोज किया जा रहा है ये भी समहाउ, मुझे तो ये ईरान की फेवर में ही लग रहा है, किसी और पार्टी का तो कोई मामला मेरे सामने मुझे ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई, क्योंकि इसमें ना न्यूक्लियर की बात की जा रही है ना कोहे कोलान की बात की जा रही है, जिस पे मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी हम गुफ्तगू अदरवाइज भी करें, क्योंकि वो भी उसका भी मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, वो एक सेफ एटॉमिक तनसीब है जिसको IAEA ने भी इंस्पेक्ट नहीं किया हुआ अभी तक, और वो उसके बारे में कहते हैं कि उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता। उस सूरत के अंदर क्या ईरान अपनी ये जो एटमी वेपन की जो दौड़ है इसके अंदर से निकलेगा, वॉलंटरली निकलेगा, या अदरवाइज जो है वो अगर ये चाहता है कि वो साथ साथ उसको भी जारी रखे और इधर भी इंगेज रखे, तो ये जो
सिस्टम है, ये जिस तरह का बनाया जा रहा है, ये चलेगा? खास तौर पर जब इसराइल जो है वो बतौर स्पॉइलर मौजूद है, पहले भी उसने ट्रंप के कत्ल की बात कह के इंटेलिजेंस दे के चीज़ें स्पॉइल करवा दी थी, अब फिर ऐसा हो सकता है? नौशाद अली खान साहब, आपको, एयर वाइस मार्शल एजाज महमूद साहब को, मेरे बड़े प्यारे दोस्त डॉक्टर हसन जफर को और इंतहाई मोहतरम फारूकी साहब को, आपकी टीम को, देखने वालों को बहुत बहुत सलाम। सर, पहले तो ब्रेकिंग न्यूज़ सुन लीजिए। प्रेसिडेंट ट्रंप ने थोड़ी देर पहले 3 एंटिटीज़ जो हैं, जो लिंक्ड हैं IRGC के साथ, उनके ऊपर से सैंक्शंस उठा दिए जी। ईरान ने, आज की खबर ये थी कि 3 डिमांड्स रखी थी प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने। जी। पहली ये कि जो नेवल ब्लॉकेट है उसको उठा देंगे। दूसरी ये कि ईरान की एनर्जी एक्सपोर्ट के ऊपर से मुकम्मल पाबंदियां हटा देंगे। जी। और तीसरा ये कि ईरान के जो राइट है पैसे वसूल करने का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, उसे तस्लीम करेंगे। इससे पहले आपके पास ये खबर भी होगी कि ओमान और ईरान के दरमियान में एक एग्रीमेंट तकरीबन हो चुका है, सिर्फ उसका एलामिया रहता है, जिसमें वेसल्स ईरान के रास्ते से आएंगी और जाएंगी ओमान के रास्ते से, और जो वेसल्स अपनी मर्जी से पैसे देना चाहेंगे उनसे पैसा भी लिया जाएगा, जिस तरह स्टेट ऑफ मलाका में किया जाता है। तो चीज़ें बड़ी पॉजिटिव अंदाज से चल रही हैं। अब अमेरिका की मुश्किल ये है, पहली बात, प्रेसिडेंट ट्रंप, यानी जिस आप इजरायली सोर्स का हवाला दे रहे थे अपने इंट्रो के अंदर और एयर वाइस मार्शल साहब के साथ गुफ्तगू में, उसे अल जजीरा कोट करते हुए ये बात कहता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप एज पर इजरायली इंटेलिजेंस एट एनी कॉस्ट डील चाहते हैं ईरान के साथ जी। बिकॉज अमेरिकन पॉलिटिक्स में प्रेशर इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और अरब मुस्लिम निज़ाद कैंडिडेट्स इस वक्त जीत रहे हैं प्राइमरी इलेक्शंस में, जहां भी हुआ है, स्पेशली मिशिगन के अंदर। हालांकि उसके मुकाबले में जो कैंडिडेट था उसके ऊपर $6 मिलियन की बड़ी हैवी फंडिंग भी की गई, लेकिन वो नाकाम हो गया। तो एक तो अमेरिकन पॉलिटिक्स का रुख जो है वो भी नज़र आ रहा है। तीसरी तरफ आपको ये भी मालूम होगा कि जो इम्यूनेशन है, यानी ये तो हमारे यहाँ खबरों में चल रहा है ना कि कहीं 40% खर्च हो गया है, कहीं 50% खर्च हो गया है, लेकिन हकीकत ये है कि वो मुकम्मल ही फारिग हो चुका है। और यही वो वजह है जिसकी वजह से पेंटागन के अंदर परेशानी भी है। 2 दिन पहले पेंटागन ने एक मरासला भेजा मुख्तलिफ अपने मिलिट्री बेसिस को कि कोई इनोवेटिव आइडिया, अनकन्वेंशनल आइडिया शेयर करें ताकि ईरान को किस तरह पनिश किया जाए। यानी इसका मतलब उनके पास कोई हिकमत अमली भी मौजूद नहीं है। और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो डील एट एनी कॉस्ट करना चाहते हैं, तो इसका मतलब ज़हनी तौर पे वो तैयार हैं कि इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट भी वो दे देंगे। अब मेरा ये ख्याल है कि डील बहुत करीब है और ईरान ने जो स्ट्रेटजी अपनाई, जिस पे मैं भी तनकीद करता रहा, वो इस वक्त कामयाब होते नज़र आ रही है। और फिर बड़ी खबर एक और भी है, वो ये कि आज बैठक हुई है 4 वज़राए ख़ारजा के दरमियान में, सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की और इजिप्ट के दरमियान में, और इस सारी सूरत हाल पे उन्होंने भी डिस्कस किया है। तो ओवरऑल मैं आज सुन रहा था रॉबर्ट ए पैप को, वो कह रहे थे कि अमेरिका की जो अजारादारी है या अमेरिकन जो प्राइमेसी थी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, वो तो 2013 में ही ओवर हो गई थी जब चाइना ने सीपैक का आगाज कर दिया था। और ईरान वॉर जो है उसने कलई खोल के हमारी रख दी है, और सिर्फ ये अमेरिका का डिक्लाइन नहीं है, पूरे वेस्ट का डिक्लाइन है। ठीक। डॉक्टर हसन, अभी जो बात वो कही है, मेरे पास तो कुछ ऐसी इतलात भी, मतलब चूँकि ये आप कह लें कि एक तरह से जायज़ा कह लें या आप इसको कह लें कि एक आइडिया होता है जिसके बाद बात की जा रही है कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये अब परमानेंट डील की भी बात इसी के साथ हो रही है। यानी ये जो ओमान की और जिस डील की बात अभी डॉक्टर मुनव्वर ने कही है, अगरचे कि ये स्टीव विटकॉफ ने इसको हैंडल किया है, मेरी इतलात के मुताबिक उन्होंने जो जेडी वैंस हैं उनकी जिसे कह लीजिए मशवरे के साथ ये इसको आगे बढ़ाया है। कतर, सऊदी अरब, पाकिस्तान, ये तीनों उसके फैसिलिटेट कर रहे थे इस मुआहदे को जो बज़ाहिर कहा जा रहा है कि ओमान और ईरान के दरमियान होने जा रहा है, लेकिन अमेरिका इसके अंदर मौजूद है मेरी इतलात के मुताबिक। मादर चाहूँगा। अब मामला ये है कि इसके आगे जो मामला है वो ये है कि इसकी बुनियाद पर जो पहले मुफाहमती यादाश्त वाला मामला था,
अब परमानेंट डील की बात की जा रही है और वंस फॉरएवर इस मसले को अब सेटल करने की बात की जा रही है, उसके ऊपर भी काम हो रहा है और मोस्ट प्रोबेबली वो भी नेक्स्ट वीक किसी टाइम पे उसके ऊपर भी बातचीत बाहर आना शुरू हो जाएगी। तो आपको लगता है जो सवाल मैंने किया था उसके अंदर ये दोनों, जो एजाज साहब को भी और मुनव्वर साहब को भी मैं चाहूंगा जरा फोकस स्पेशल ये है कि पहले अगर इसराइल उसको स्पॉइल करने में कामयाब हो गया तो क्या अब वो बाज नहीं आएगा? और खासतौर पर जब वो ये कह रहा है कि अमेरिका जो है वो हमें से डायरेक्ट हमें इंफॉर्मेशन पास नहीं कर रहा, हमसे इंफॉर्मेशन छुपा रहा है, तो ये मतलब एक तरह से वो अपना राइट समझता है कि उसकी मर्जी के बगैर कुछ ना हो। तो उस सूरत के अंदर ये जो मामला, ये जो परमानेंट डील की जिसकी बात की जा रही, क्या वो थ्रू हो पाएगी? बहुत बहुत शुक्रिया नौशाद साहब और मार्शल एजाज महमूद साहब, डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब, शहजाद फारूकी साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है ये। देखिए, मैंने एक कंसिस्टेंट इसके ऊपर मेरा स्टांस है, आप अच्छी तरह आगाह हैं। मैं नहीं मानता कि कोई भी ऐसा परमानेंट सोल्यूशन अभी हमारे सामने है। और अगर सो कॉल्ड कोई सोल्यूशन, कोई मायदा हो भी जाएगा तो वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। इसलिए कि देखें, आपने इसराइल की जो बात की ना, इसराइल एक कांस्टेंट फैक्टर है। जब तक वो फैक्टर चेंज नहीं होता तो हम अपना एनालिसिस कैसे चेंज करते हैं? एनालिसिस जिन फैक्टर्स की कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स की बुनियाद पे है, वो कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स चेंज होंगे तो हमारा एनालिसिस भी चेंज हो जाएगा। इस वक्त जो CNN पे लिखा हुआ है कि डील होने वाली है, लेकिन ये वो डील नहीं है, नॉट द डील विच प्रेसिडेंट ट्रंप वांट्स। जो प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं वो डील नहीं है, ये जो लिखा जा रहा है। इसका मतलब है कि वक्त गुजारा जा रहा है। चले मान लेते हैं कि डील हो गई, चले मान लेते हैं कि ऐसा मायदा हो गया जिसको हम सो कॉल्ड सबको काबिल कबूल है और सब उसके अंदर शामिल हैं, यानी सारे मिडल ईस्टर्न कंट्री, अब तो 11-12 मुल्क हो गए नहीं, सारे शामिल हैं। तो क्या उससे हम ये अखज़ करें कि बाकी गल्फ कंट्रीज ने, स्पेशली सऊदी अरब ने, ईरान का एक हेजेमोनिक रोल कबूल कर लिया है और UAE ने इस बात को कबूल कर लिया है कि अब क्योंकि उनके पास तो ओमान और ईरान के पानी के अलावा गुजर के जाने का रास्ता कोई नहीं है। फुजैरा है, लेकिन फुजैरा इज ऑल्सो अंडर थ्रेट। तो क्या इन सब ने कबूल कर लिया है कि अब ईरान जो है वो हाकिम इलाका होगा और इनकी मर्जी के मुताबिक अब जिंदगी गुजारी जाएगी? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर कोई भी डील कभी तक नहीं है, क्योंकि ये बात खत्म होगी जब एक पार्टी दूसरी को मुकम्मल तौर पे दूसरे की बात मान लेगी और उसको एक लंबे अरसे तक, यानी एक पार्टी इतनी कमजोर हो चुकी होगी कि दूसरी, फिर उसके पास कुछ चारा ना हो सिवाय कि दूसरे की बात मानने के। आपको डॉक्टर साहब नहीं लगता है यहाँ पे कि अगर एक MOU होता है, अब बहुत डेलिब्रेशंस के बाद वो 14 नुकाती बात हम कर रहे थे, वो सारा ईरान की फेवर में हमें नजर आता है, इस पे हमने डिस्कशन की। आज जब हम ये इस 60 डेज की बात कर रहे हैं तब भी हमें ये नजर आ रहा है कि एक्चुअली यही ईरान ने कहा था। ईरान ने तो बीच में पैसों की बात आई थी तो ये कहा गया था कि पैसे नहीं भी लेंगे, लेकिन हम इसको रेगुलेट करना चाहते हैं। यानी अब फिर आने जाने का मामला ओमान और इसराइल ने ही तय किया है। अगर अब नाए हुर्मुज़ उन्हीं के कंट्रोल में रहती है, फिर ईरान की बात मान ली गई। तो आपको नहीं लगता कि ईरान की बात मुसलसल माने जाने का मतलब ये है कि एक पार्टी जीत चुकी है, वाजे हो चुका है, अब कोई, आप फर्ज कीजिए किसी को ये पसंद है नापसंद है, तस्लीम करता है या नहीं करता, हालात यही है कि मजबूरन उसको मानना पड़ेगा, चाहे उसे मानना चाहता है या नहीं चाहता, लेकिन अब उसको मानना है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। देखिए, 12 जून 2025 को याद करें, मुज़ाकरात हो रहे थे न्यूक्लियर डील पे और उस दिन हमला हो गया ईरान पे। फिर मुज़ाकरात हो रहे थे न्यूक्लियर डील पे फरवरी में, एंड ऑफ 25, फिर ये किस्सा शुरू हो गया। एक सीरीज नजर आ रही है ना पीछे हमें कि इंगेज किया जाता है ईरान को और उसके बाद ईरान पे अटैक किया जाता है। MOU साइन हुआ 17 जून को, 3 दिन नहीं गुजरे, ये कहानी फिर शुरू हो गई। ये दोबारा होगा, फिर आप देखिएगा चंद दिन बाद दोबारा शुरू हो जाएगा किस्सा। इसलिए कि क्या ये अमेरिका अफोर्ड कर सकता है कि ईरान इलाके में डोमिनेंट पावर बन जाए और उनका और वो फिर ये टर्म्स डिक्टेट करे कि अब यहाँ पे ट्रेड जो है वो यॉन में होगी या किसी और करेंसी में होगी और अमेरिकी डॉलर में नहीं होगी, और अगर अमेरिकी डॉलर में नहीं होती, पेट्रो डॉलर को कोई जक पहुंचती है तो फिर अमेरिका का तो किस्सा ही खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ आप ये भी मद्देनजर रखें कि एक हफ्ता पहले यूक्रेन ने कैस्पियन सी में
इनके जी अटैक किया था ये जो रशिया ईरान के जो शिप चल रहे हैं वहां पे अटैक किया था। जी। तो इसका मतलब है कि दोनों वॉर थिएटर्स अब कनेक्ट भी हो रहे हैं, और जो इस वक्त रशियंस इस वक्त डोमिनेट कर रहे हैं जिस तरीके से यूक्रेन में, तो आई विल नॉट बी टू सरप्राइज्ड कि अगर वाया कैस्पियन सी, वाया आर्मीनिया, वाया आज़रबाईजान, सेंट्रल एशिया, ईस्टर्न यूरोप, ये सारे इस जंग में किसी ना किसी हवाले से उलझते चले जाएं आगे। क्योंकि देखिए हमारा बलूचिस्तान तो ऑलमोस्ट एंगेज हो चुका है ना उसके अंदर, उस खेल के अंदर। तो द वॉर इज स्प्रेडिंग ग्रेजुअली, स्लोली। सब मुल्क, पाकिस्तान अब किसी ना किसी हवाले से तो एंगेज है ना इस मामले के अंदर, एज अ मीडिएटर, एज अ बायस्टैंडर, एज एन ऑन लुकर, कुछ भी कह लें। So, आपके ख्याल से ये जंग जो है वो फैल रही है एक्चुअली, ये जो भी चीजें हमारे सामने आती और हैं हॉरिजॉन्टली एक्सपेंड कर रही है, हॉरिजॉन्टली एक्सपेंड कर रही है। देखिए पहली एक्सपेंशन हुई थी वर्टिकल, यानी कि बहुत हाई इंटेंसिटी अटैक्स हो रहे थे। अब हाई इंटेंसिटी अटैक्स नहीं हो रहे हैं, अब वर्टिकल स्प्रेड हो रही है, ज्यादा लोग इसमें एंगेज होते चले जा रहे हैं विद टाइम पासिंग। एक बड़ा इंपॉर्टेंट कमेंट हुआ था एक अरब मीडिया पे अब से 3 दिन पहले, जब सऊदी अरब ने बहुत ज्यादा कोशिश शुरू की है जंगबंदी की। उन्होंने कहा कि जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अटैक्स हो रहे थे, यानी वहां पे जब प्रॉब्लम आई थी और वहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ और ऑयल प्राइसेस ऊपर गई हैं, तो उस वक्त सऊदी अरब जो है सऊदी अरब चाह रहा था कि ईरान पे ज्यादा अटैक्स किए जाएं, एग्रेसिव स्टांस ले रहे थे। लेकिन क्योंकि उससे सऊदिया को फायदा हो रहा था कि ऑयल प्राइसेस ऊपर है, तब उनका ऑयल यम्बो से बिक रहा था। और अब जब बाबुल मंदब की बारी आई, तब ये भागे दौड़े कि जी जंगबंदी कराते हैं। सो एवरीबडी हैज देयर ओन एक्स टू ग्राइंड, अपना मतलब सब हर आदमी देख रहा है। ठीक है शहजाद साहब, ये जो मामला है, डॉक्टर हसन तो समझते हैं कि ये अब हॉरिजॉन्टली बढ़ रही है, यानी ये स्प्रेड इसका एक्चुअली हो रहा है इस जंग का, ये एक्चुअली बंद नहीं हो रही। लेकिन जो हमारे सामने सिचुएशन है, पेट्रो डॉलर का जो भी फ्यूचर है वो एक अलग डिबेट है, लेकिन हमने अभी डॉक्टर मुनव्वर हुसैन ने R4 का भी हवाला दिया। सऊदी अरब इसका हिस्सा है इन जो इस वक्त ओमान और ईरान के दरमियान जो एग्रीमेंट होने जा रहा है, या बगैर बताए अमेरिका भी इसका हिस्सा है, सऊदी अरब, कतर भी इसका हिस्सा है। वो बड़े मेजर प्लेयर हैं उस खित्ते के। जब वो उसके साथ प्रीवी हैं, तो उस सूरत के अंदर जो सिचुएशन आपको नजर आ रही है, कि आपको नहीं लगता कि ये मामला जो है कहीं ना कहीं सेटल तो करना पड़ेगा, फॉर द टाइम बीइंग करें या कुछ अरसे के लिए करें, लेकिन कुछ अरसे के लिए तो करना पड़ेगा, उसके बगैर तो कोई चॉइस नहीं, अदरवाइज फिर चीजें जो है वो वाकईतन हाथ से निकलती नजर आएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नौशाद साहब और एयर वाइस मार्शल साहब को और दोनों डॉक्टर साहिबान को इस मरीज का सलाम पहुंचे। गुजारिश ये है कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती। वो किसी शायर ने कहा था कि कौन सदा हसी सदा जवान रहता है, तो सदा के लिए तो कोई चीज नहीं है, सदा के लिए तो सिर्फ बादशाही मेरे रब की है। परमानेंट सोल्यूशन से मुराद मुझे नहीं पता कि हम क्या लेते हैं। बेसिकली तो 100 साल में मुल्कों के जोग्राफिया चेंज हो जाते हैं, हर 20-30 किलोमीटर के बाद लहजे चेंज हो जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आप कोई दायमी एग्रीमेंट सोच रहे हैं कि अगर दायमी एग्रीमेंट क़यामत तक के लिए, तो किसी मुल्क का किसी मुल्क के साथ नहीं होता। मुझे मादरत के साथ ये नहीं लगता कि मामला फैलेगा। मुझे ये लगता है कि ट्रंप के लिए इस वक्त एक मुश्किल सूरत हाल है और उसका पेट्रो डॉलर जो है वो खतरे में है। और याद रखिए कि अमेरिका की जो सुपर पावर की हैसियत है वो पेट्रो डॉलर की वजह से है, वो डॉलर की हुक्मरानी की वजह से है। वो जो उसकी वार मशीन है, उस वार मशीन के साथ साथ अगर पेट्रो डॉलर का सहारा ना हो और दुनिया को डॉलर कंट्रोल ना करता हो, तो फिर अमेरिका वो अमेरिका नहीं रहेगा जिसको हम आज इस तरह से देख रहे हैं। उस सबकत को कायम रखने के लिए, दुनिया पर अपनी बरतरी को कायम रखने के लिए ये जरूरी है कि पेट्रो डॉलर या डॉलर अपनी इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल पर कायम रहे। और उस डॉलर की को गिराने के लिए जो इक़दाम हो रहे हैं, जो काउंटर अटैक्स किए जा रहे हैं, चाहे वो रशिया की तरफ से हो, चाइना की तरफ से हो या किसी और करेंसी की तरफ से हो, तो उसको रोकने के लिए तो रुक नहीं पाएगा। वो सारी बात वो अमेरिकन भी समझते हैं, लेकिन वो उस प्रोसेस को स्लो करने के लिए, मतलब ये जो अभी शराइत जिन पे बात हो रही है, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई ऐसी बात है जो अमेरिका मानने पे तैयार नहीं होगा। अमेरिका सिर्फ और सिर्फ डॉलर का जो मुस्तकबिल है उसको इंश्योर करना चाहेगा। वो चाहेगा कि इतने साल के लिए कम से कम ये जो लेन देन है
ये डॉलर्स में ही चले, और ईरान भी अगर प्रेफर करे अपने तेल के हवाले से, अपनी तिजारत के हवाले से डॉलर, मुझे तो लगता ये भी है कि जिस तरह के बिजनेसमैन ट्रंप हैं, वो हो सकता है ईरान के साथ किसी अलायंस में भी जा सकते हैं, क्योंकि इस वक्त की जो सूरत हाल है वो हमें ये नहीं दिखाती कि ऐसा कुछ मुस्तकबिल करीब में हो सकता है। लेकिन अमेरिका को अल्टीमेटली ईरान के साथ सेटल तो करना है। ये सेटलमेंट 2 साल के लिए होती है, 20 साल के लिए होती है, 200 साल के लिए होती है, हम ये नहीं कह सकते, लेकिन ये सेटल होगा। क्योंकि अगर सेटल ना हुआ तो वो जो शिकस्त और रेख्त का सिलसिला है अमेरिका की सुपरमेसी का, वो तेज हो जाएगा। अमेरिका की बदकिस्मती ये है कि उसने आज तक जो भी जंगें लड़ी हैं या जो भी मसाइल में वो उलझा है, वो अपने मुल्क से हजारों किलोमीटर दूर जाके अपनी जंग शुरू करता है ताकि उसके अपने लोग जो हैं वो महफूज रहें। लेकिन याद रखिए कि कोई भी जंग, चाहे वो वियतनाम की हो या अफगानिस्तान की हो, उसके जरिए आप वक्ती तौर पर तो कोई चीजें जो है वो सेटल करने में या नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अब ये वो दौर तो नहीं है कि आप दुश्मन के किले पे अपना झंडा लहराएंगे और उसके बाद वहां पे अपना एक नुमाइंदा मुकर्रर करेंगे जो उस मुल्क को चलाएगा। और उसके लिए तो डिप्लोमेसी के जरिए बहुत सारे रास्ते हैं, इकोनॉमी को कंट्रोल करके आप बहुत सारे रास्ते निकाल लेते हैं कि अपनी शराइत के तहत किसी मुल्क को चलाया जाए। लेकिन ईरान के हवाले से सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट भी है और डिफिकल्ट भी है। अब इसराइल का मामला ये है कि वो तो यहाँ पे बैठा हुआ है और उसको ईरान से प्रॉब्लम भी है और ईरान को उससे प्रॉब्लम है। इस सारी इक्वेशन में जो प्रॉब्लम है वो इसराइल और ईरान के ताल्लुकात एक प्रॉब्लम के तौर पे नजर आते हैं। लेकिन वो हमने देखा कि माजी में भी और इस वक्त भी प्रॉक्सी वार की जो सिचुएशन है और जो प्रॉक्सी के जरिए हम चीजों को चलाते रहे हैं, वो प्रॉक्सी के लेवल पर चीजें चलती रहेंगी, ईरान की भी, इसराइल की भी, इस खिते के दीगर ममालिक की भी, अपने अपने अलायंस के हिसाब से। लेकिन वक्त के साथ साथ देखिए, ये जो अभी आखिरी दफा जो राब्ता हुआ गल्फ के ममालिक का सदर ट्रंप के साथ, तो उसमें क्या हुआ? उसमें यही हुआ कि अगर आप हमला करेंगे तो हम तो फारिग हो जाएंगे, हमारे तो ये टारगेट्स उन्होंने हमें लॉक करके बता दिए हुए हैं कि हमारा क्या क्या नुकसान होगा, तो आप इतनी दूर से बैठ के हमें महफूज नहीं रख सकते उन हमलों से। तो इसका मतलब ये है कि इस थ्रेट को इस खिते के बाकी ममालिक भी महसूस करते हैं, और ईरान ने जो अपनी शराइत मनवाई है वो अपनी ताकत के जोर पे मनवाई हैं, अपनी उस थ्रेट असेसमेंट के सर पे, जो कि दूसरे ममालिक उसको थ्रेट समझते हैं, उसकी बुनियाद पर मनाई है। तो इसका मतलब ये है कि मुस्तकबिल में इस खिते में आपको नए अलायंस बनते हुए भी नजर आएंगे और अमेरिका का टिल्ट चेंज होता हुआ भी नजर आएगा। ठीक है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा। फारूक साहब, आपका पॉइंट आ गया। मैं ब्रेक से जब वापस आते हैं तो वो जो अब नई अलाइनमेंट्स हैं और जो बात समझ में आ रही है, ये R4 की अगर मीटिंग होती है, सऊदी अरब हर चीज़ के अंदर शामिल है, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो उस चाहे ईरान की को उसकी हेजमनी को तस्लीम कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस को तस्लीम करना तो कम से कम उसने मनवा लिया है और उसको मान रहे हैं, दुनिया मान रही है, अमेरिका को मानना पड़ रहा है, क्योंकि वो उसको फतह नहीं कर सका उस तरह से जिस तरह से वो करना चाहता था। वो रिजीम भी चेंज कराने के काबिल नहीं रहा, वो रिजीम भी चेंज नहीं करा पाया इसराइल, और उसके होते हुए भी ये इसी तरह रहा। ये किस तरह मामला जाएगा उस पर बात करते हैं, अभी लेते हैं ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी इस पर्सपेक्टिव के अंदर कि कोई एक ताकत जब तक शिकस्त तस्लीम नहीं करेगी या उसे शिकस्त दे दी नहीं जाएगी, वो एलानिया नहीं होगा, तब तक ये मामला किसी तरह सेटल नहीं होगा। लेकिन एजाज साहब, क्या शिकस्त सिर्फ एलानिया ही हो सकती है? ये जिस तरह की, क्योंकि ना अमेरिका क्लेम कर सकता है कि वो जीत चुका है, अभी तक इंगेज्ड है, समहाउ हमें जो डिमांड्स हैं वो ईरान की पूरी होती नज़र आती है। अभी डॉक्टर मुनव्वर साहब ने बताया कि 3 एंटिटीज़ को उसने जो है वो फ्री कर दिया है सैंक्शन से। अब मामला ये है कि शिकस्त जो यहाँ पे कोई ऐसे वाज़े हमें फतह और शिकस्त नज़र नहीं आ रही, लेकिन जिस तरह से सऊदी अरब अंगेज है, कतर अंगेज है, ओमान अंगेज है, खित्ते की बड़ी ताकतें तो बहरहाल वही हैं और वो इसमें इंगेज हैं, तो वो नज़र आता है कि वो समहाउ ये तस्लीम करते हैं कि ईरान भी एग्जिस्ट करता है और ईरान को उस तरह से मिलिटरली ख़त्म नहीं किया जा सकता। जब ये तस्लीम कर लिया जाता है तो उस सूरत के अंदर आपको खित्ते की क्या सिचुएशन बनती नज़र आ रही है? ये जो डॉक्टर हसन कहते हैं कि अगर फ़र्ज़ कीजिए हेजमनी उन्होंने तस्लीम कर ली, क्या वाक़तन उन्होंने ये तस्लीम कर लिया कि उन्होंने ईरान के ज़रिए अपनी ज़िंदगी आइंदा गुजारनी है, उसकी हाकमियत में गुजारनी है, या इसका मतलब ये है कि हम को एग्जिस्टेंस के साथ चल सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि इस जंग में फतह और शिकस्त का जो नोशन है ना,
वो बड़ा रिलेटिव है। मैं ये समझता हूँ कि हमने या तमाम एनालिस्ट ने और दुनिया भर में इस सूरत हाल को टेक्निकल बुनियादों पे हमने असेस किया कि चूंकि अमेरिका अपने वॉर ऑब्जेक्टिव हासिल करने में कामयाब नहीं हुआ और अमेरिका इजराइल के साथ मिलके उन्होंने ये जंग या ये एग्रेशन की थी जी। तो वो अगर अपने ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं कर सके तो इसका मतलब है कि वो नहीं जीते। और ईरान ने जो रेजिलियंस दिखाई उसको हम ग्रांट करते हैं कि उनका तो एक ही ऑब्जेक्टिव था कि उन्होंने सरवाइव करना है, चूंकि वो सरवाइव कर गए हैं और अब तक कर रहे हैं इस एसिमेट्रिक वॉर में, तो इसलिए हम उनको टेक्निकल बुनियादों पे फातेह तस्लीम करते हैं। ठीक। और अमेरिका चूंकि इतनी बुरी तरह इसमें फंस गया था तो उन्होंने बाय एंड लार्ज ईरान को खुश करने के लिए या ईरान को मुतमईन करने के लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे एग्री किया। और ये सारी चीज़ें दोहराए बगैर अब हम सवाल के तरफ आते हैं कि इसका खित्ते की सिक्योरिटी इन्वायरमेंट पे या मुख्तलिफ मुल्कों की जो अपनी थ्रेट परसेप्शन होगी बदलते हुए मिडिल ईस्ट के बारे में, उस पे क्या असर पड़ेगा। देखें, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है मिडिल ईस्ट की। ईरान अभी जिस ट्रांजिशन से गुजर रहा है उससे अगर वो इसी तरह कामयाबी से गुजर जाता है तो ईरान इस खित्ते में एक इमर्जिंग या एस्टेब्लिश्ड रीजनल पावर के तौर पे आएगा। ये चीज किसी भी अरब मुल्क को दिल से तस्लीम नहीं होगी। वो इसको हालात के तनाजुर में या जो डिक्टेशन है आज की रियलिटीज की, उसके मुताबिक वो कुछ अरसे के लिए तस्लीम तो कर लेंगे, लेकिन वो ईरान को एज ए बुली या एज ए कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ द रीजन वो तस्लीम नहीं करेंगे। मेरी जाती राय है, क्योंकि ना सिर्फ ये कि उनके आपस में नज़रियाती बुनियादों पे इख्तलाफात हैं, बल्कि ये हिस्ट्री जो है इट डेट्स बैक टू सिविलाइजेशनल डिफरेंसेस। उनके आपस में अरब और पर्शिया की जो एक तवील हिस्ट्री है, वो सारी चीज़ें कभी भी ईरान के साथ वो जो है वक्ती तौर पे बेशक वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, लेकिन एक लास्टिंग पीस या फ्रेंडशिप वो नहीं हो सकता। ठीक। मुनव्वर साहब, ये जो बात की है ये मुस्तकिल अमन की ज़मानत नहीं होगा, चाहे वो अमेरिका जीतता है या नहीं जीतता, जो भी सिचुएशन है अनाउंस होती है नहीं होती, लेकिन जिस तरह की रेजिलियंस उसने दिखा दी है, उसने ये तो कम से कम तय कर दिया है कि वो एक जैसे कह लें कि रीजनल पावर या खित्ते की ताकत ज़रूर है, वो डोमिनेट कर सकेगा नहीं कर सकेगा ये एक अलग बात है। सऊदीज़ की जो हालत है, जो अरब की हालत है, जो कतर की हालत है, अब देखिए इक्विपमेंट उनके पास मौजूद है, चीज़ें उनके पास मौजूद हैं, बेस्ट डिफेंस इक्विपमेंट वो रखते हैं, उसके बावजूद ईरान ने जो जिस किस्म की वो जिसे कह लीजिए प्रिसीजन अटैक्स किए हैं और वो जिस तरह से उन्होंने जो अहदाफ हासिल किए हैं, उस पर्सपेक्टिव के अंदर बाहर तो और कहीं ना कहीं ये बात तो मौजूद है कि उन्हें ईरान को तस्लीम करना पड़ेगा, चाहे दिल से करें ना करें, मजबूरन करें, लेकिन अभी फ़िलहाल करना पड़ेगा। अगर वो करते हैं तो ये जो मामला है ये किस हद तक आगे बढ़ सकता है? जो ईरान की अपनी अप्रोच है, ये बुलिंग की बात की है, या फातेह ईरान का जो एक एटीट्यूड है, या उस प्राउड नेशन का जो एक मामला है वो सफारतकारी के साथ, या इस रीजन को स्टेबिलिटी देने का जो मामला है, वो क्या वो ईरान वो जिम्मेदारी ले सकता है? नौशाद अली खान साहब, पहली बात तो ये समझिए ना कि अरब ममालिक ईरान का मुकाबला ही नहीं कर सकते। उनके पास अपनी आर्मीज हैं नहीं, और बाय डिज़ाइन उन्होंने अपनी आर्मीज नहीं बनाई। लिहाजा उनका ख्याल ये है कि जब आर्मीज बनती हैं तो फिर इनके जो बादशाहत हैं उनको खतरा हो जाएगा और वो आर्मी का कोई कमांडर आके उस पर काबिज हो जाएगा। ये अरबों के अंदर ट्रेंड रहा है। दूसरी बात ये कि याद रखें कि बाहर से जो आर्मीज आप लेते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, वो कभी भी आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। अगर अमेरिका नहीं कर सका इतनी पावर होने के बावजूद, तो कोई भी नहीं कर सकेगा। और अगर ये जगह और खला पैदा होती है तो न इसको चाइनीज फिल कर सकते हैं, न रशियंस फिल कर सकते हैं।
बहरहाल उन्हें अपने मसल्स को खुद बनाना होगा। तीसरी बात ये देखें, अरब और अजम का जो मामला है ये अपनी जगह पे है, लेकिन इसको आग लगाने में वेस्ट का बड़ा किरदार है। उन्होंने इस नैरेटिव को कंस्ट्रक्ट किया, डिसेमिनेट किया, ताकि अरबों का गला भी लें और उन्हीं का छुरा भी लें और उन्हीं के छुरे से उन्हीं का गला काटें। ठीक है, और लिहाजा मैं ये समझता हूं कि ये तो अब ईरान को भी समझना होगा और अरबों को भी समझना होगा। अगली बात ये कि फ्रैंकली स्पीकिंग, जब ट्विन पिलर स्ट्रेटेजी थी अमेरिका की, तो उस वक्त भी ईरान तो डोमिनेट कर रहा था गल्फ को और मिडल ईस्ट को सऊदिया के साथ मिलके। बल्कि आपको मजे की बात बताऊं, 1956 में नासिर और ईरान का अलायंस बना था, सऊदी अरब और ईरान का अलायंस बना था टू काउंटर नासिर। बिकॉज जो पैन अरबिज्म है और नासिर की जो करिश्मा है वो बढ़ता चला जा रहा था। तो उस वक्त किस तरह अरबों ने कबूल किया था ईरान की एक ग्रेटर डिजाइन को या उसकी ताकत को। तो मेरा ख्याल है कि पावर की जो रियलिटी है, आपको पसंद हो या ना हो, ये बिल्कुल एयर वाइस मार्शल साहब ने सही गुफ्तगू फरमाई, लेकिन पसंद हो या ना हो आपने चलना है। आपके पास तो अपने मसल्स नहीं है और आप इतने अयाशियों में पड़े हुए हैं कि आप लड़ भी नहीं सकते। मुझे तो अब डाउट है इस वॉर के बाद शायद इकोनॉमिकली भी वो अपना बूम हासिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये देखें ना कि इस इनसिक्योरिटी के साथ मामलात फिर कैसे आगे बढ़ेंगे। फिर तो खित्ते में अमन तो फिर किसी सूरत मुमकिन नहीं होगा। देखें, उनके पास आर्मीज नहीं है, उन्होंने बहुत पैसा लगाया, उन्होंने वेस्ट को बहुत पैसा दिया, ये सारी चीज़ें दुरुस्त हैं। लेकिन आज अगर वो ये रियलाइज करते हैं कि उनकी अपनी फोर्सेस होनी चाहिए, वो फोर्सेस डेवलप करना शुरू करते हैं, तो वो अल्टीमेटली वो ईरान को सामने रखकर ही अपनी फोर्सेस डेवलप करेंगे। और जब डेवलप करेंगे तो अल्टीमेटली ईरान के पास वो एडवांटेजेस नहीं रहेंगे जो आज मौजूद हैं। इनसिक्योरिटी तो फिर भी बढ़ेगी। ईरान इनसिक्योरिटी बढ़ा के चलाएगा या वो उस तरफ जाना चाहिए उसमें जिसमें वो अरब को ये कॉन्फिडेंस दे कि वो जो है उसका अरब से कोई झगड़ा नहीं है। देखें नौशाद साहब, पहले तो हमें मेरा ख्याल है इस नैरेटिव को लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये वेस्ट का नैरेटिव है। मैं तो इसके बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ। दूसरा ये कि कॉमन फैक्टर इस्लाम मौजूद है। तीसरा ये कि जो फॉरेन पॉलिसीज हैं उनकी डायरेक्शन में हमें तब्दीली नजर आ रही है, सऊदी अरब की फॉरेन पॉलिसी में भी, ईरान की फॉरेन पॉलिसी के अंदर भी, जो कि खुशाइन है। और जब इस जगह को फिल करेगा पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के ताल्लुकात भी तमाम अरब ममालिक या की स्टेक होल्डर्स रीजन के साथ हैं, और पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा, उसकी बहुत सारी वजूहातें, फिर लंबा जवाब हो जाएगा कि पाकिस्तान क्यों नहीं चाहेगा कि ये एक तरफ होके खड़ा हो जाए। चाइना और रशिया जहां तक ताल्लुक है, उसकी उनकी जरूरियात भी सबसे पूरी होती हैं, तो वो भी किसी एक तरफ होके खड़े नहीं होंगे जिस तरह अमेरिकन से एक तरफ होके खड़े हो गए थे। तो मेरा ख्याल है कि मुझे तो काफी पॉजिटिव चीजें नजर आ रही है। एक जरूर बात कहूं कि जहां तक यूक्रेन का जिक्र किया था डॉक्टर हसन जफर ने, आज वो भी खबर आ गई है कि प्यूटन साहब ने एक तकरीब के अंदर ये बात कही है कि यूक्रेन के अंदर जंग जल्द खत्म होने लगी है। और इसमें उन्होंने इशारा दिया कि प्रेसिडेंट ट्रंप का जो प्लान है, पीस प्लान, वो नाफिज होने लगा है। तो इसका मतलब वहां पे भी किसी हद तक एग्रीमेंट आ गया है। और फिर याद रखें कि वियतनाम वॉर के बाद ना एक लंबे अरसे तक अमेरिका में बहस चली थी और अमेरिकन ये ट्राई नहीं करते थे कि बाहर जाके कहीं जंग लड़ें। मुझे नहीं लगता ईरान एपिसोड के बाद अमेरिकन कोई फिर बाहर जाएंगे और अरबों के बिहाफ पे आगे आएंगे। अलबत्ता इजराइल जरूर कोशिश करेगा। वो मैं यही पॉइंट कह रहा हूं कि उनके नैरेटिव को हमें आगे नहीं लेके जाना चाहिए, और वो ये नैरेटिव उनका है कि इनके दरमियान में दुश्मनी होगी तो फलाना होगा, तो तस्लीम नहीं करेंगे। अगर तस्लीम नहीं करना होता तो आयतुल्ला शहीद अली खामनाई के जनाजे में कभी भी अरबों का, चाहे वो 3 ही अरबों के ममालिक हो, वो अपना डेलीगेशन न भेजते। ठीक। तो मेरा ख्याल है कि ये चीजें वाज़ेह हैं। और बाकी जो 3 ममालिक हैं जिसमें यूएई, बहरीन और कुवैत, उन्होंने लिंडसी ग्राम के जनाजे में भी अपने डेलीगेशन नहीं भेजे थे। तो चीजें बड़ी तब्दील होते हुए मुझे नजर आ रही। ठीक है डॉक्टर हसन, ये जो बात है मैं चाहूँगा बस थोड़ा सा शॉर्ट सा इसको कर रहे हैं क्योंकि हम थोड़ा सा इंडिया पे भी बात कर लें जो यौम इस्तिसाल कश्मीर है। ये जो इसराइल को कैसे कंटेन किया जा सकता है, ये जो बात डॉक्टर मुनव्वर ने की है कि ये जो बयानिए हैं अगेंस्ट अरब अजम के जो मामलात हैं, इसको मज़ीद हवा देने के बजाय अगर ये उस तरफ आते हैं, क्योंकि चीन ने सुलह कराई थी सऊदी अरब की और ईरान की इस जंग को शुरू होने से पहले, तो वो हो सकती है, तो बाकी अरब ममालिक से भी मामलात बेहतर हो सकते हैं, बेहतर हो, को एग्जिस्टेंस का जो है वो अगर तस्लीम कर लिया जाए तो चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती आपके ख्याल में? बिल्कुल हो सकती हैं, लेकिन होगा नहीं। अच्छा, ख्वाहिश तो है हमारी, ना हमारे कहने से जंग शुरू हुई थी, ना हमारे कहने से भड़केगी।
जी इस्लाम कॉमन फैक्टर तो करबला में भी था, बात को यहीं रहने देते हैं। ठीक है, अब यौम इस्तिसाल कश्मीर पे मैं जी 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 आप कुछ कह रहे थे, मैं कह रहा था, मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा टाइम बड़ा शॉर्ट है। इसराइल, देखिए इसराइल की कंटेनमेंट जो है, इसराइल की कंटेनमेंट तो यहाँ पे किसी की इतनी ताकत नहीं है कि वो ये काम कर सके। अब ये है कि अगर वर्ल्ड फाइनेंशियल सिस्टम में से ज्यूज निकल जाते हैं और ये उनके हाथ से चली जाती है चीज, फिर इसराइल कंटेन हो जाएगा। दूसरा ये कि अमेरिका की ताकत और चाइना का BRI, ये है असल किस्सा। ईरान तो फ्रंट लाइन है। ईरान तो किसी जो जंग लड़ रहा है वो अपनी भी लड़ रहा है और चाइना की भी लड़ रहा है। ये सोचना तो बिल्कुल गलत होगा कि चाइना और रशिया उसके पीछे नहीं है। जी जी तो ये मामला यूरोप में कैसे सेटल होगा रशियन टर्म्स पे, और मिडिल ईस्ट में कैसे सेटल होगा ईरान/चाइना टर्म्स पे, और उसके बाद BRI चलेगा, अमेरिका यहाँ से चला जाएगा और पेट्रो डॉलर खत्म होगा। पेट्रो डॉलर खत्म होगा तो ये ज्यूश जितनी फाइनेंशियल सिस्टम है वो कमजोर पड़ेगा। उसके बाद इसराइल का नंबर आएगा। ठीक ये है इसका रास्ता। ठीक है, अब ये मैं चाहूँगा थोड़ा सा हम शॉर्ट सा 1-1 मिनट की बात कर लें। वो यौम इस्तिसाल कश्मीर पे यकीनन ये जो सिचुएशन है, जो कुछ इंडिया ने किया है, हमारे यहाँ भी कुछ ऐसी आवाज़ें उठाने की कोशिश की जा रही है ताकि वो अपने उस एक्ट को जस्टिफाई कर ले जो उसने वहाँ किया है। खैर उससे तो पाकिस्तान ने तो निपट भी लिया है और वो बेहतर अंदाज से इसको मैनेज भी कर लेगा। ये अब मैं चाहूँगा कि बस 1 मिनट का जवाब दीजिए कि ये जो कश्मीर के अंदर वो कर रहा है, उसके बाद UN की करारदादों पर अमल दरामद कराने के लिए क्या एफर्ट्स पाकिस्तान मजीद कर सकता है जिससे हम जो है इस मामले को थोड़ा आगे बढ़ा दें? क्योंकि दुनिया के 2 ही मेजर फ्लैश पॉइंट है, फ़लस्तीन है, कश्मीर है। फ़लस्तीन का मसला सॉर्ट आउट होगा तो फिर हम कश्मीर की तरफ आते हैं। कश्मीर के ऊपर क्या एफर्ट पाकिस्तान को पुट करनी चाहिए कि वो करवाने में कामयाब हो जाए जो UN की करारदादों पर अमल दरामद है, जिस इस तस्वीर राय की बात है? देखिए, अभी थ्योरेटिकली तो चले हम ये बात कर सकते हैं कि पाकिस्तान का एक जो इस वक्त इंटरनेशनल स्टैंडिंग है, या जो मई 25 के बाद और हालिया ईरान कॉन्फ्लिक्ट में जिस तरह से पाकिस्तान एक लाइमलाइट में है और पाकिस्तान को एक एक्सेस है सोल सुपर पावर की तरफ और दूसरे ममालिक में, लेकिन इन तमाम तर डिप्लोमेटिक एडवांटेजेस का कश्मीर के मसले पे कोई इम्पैक्ट होता हुआ नज़र नहीं आता। क्योंकि कश्मीर का मसला उस वक्त तक हल नहीं हो सकता जब तक कि भारत में उसके लिए कोई एक ऐसी सोच की तब्दीली आए जहाँ पे वो कॉम्पोजिट डायलॉग के लिए ज़रिए वो इस मसले को हल करना चाहें। क्योंकि डायलॉग पहली शर्त है, मॉडल कुछ भी हो सकता है। ठीक, अभी रेजोल्यूशन की तरफ तो आपको नहीं लगता कि आलमी ताकतें जो हैं वो इस तरह इस हद तक मजबूर कर सकती हैं कि वो ये स्टेटस दोबारा बहाल हो और UN की रेजोल्यूशन पर अमल दरामद हो? देखिए, कर सकना एक और बात है, लेकिन वो क्यों करेंगी? उनके क्या इंटरेस्ट है कश्मीर के मसले से, या पाकिस्तान को किसी तरह किसी चीज में सपोर्ट करने के लिए? ठीक, ऐसी कोई इमीडिएट फ्यूचर में तो कोई ऐसी ठीक है, मेरे पास नजर नहीं आती। टाइम बड़ा शॉर्ट है। मैं चाहूंगा डॉक्टर मुनव्वर आप भी 1 मिनट का कमेंट इसी पे कर दीजिए, फिर डॉक्टर हसन का भी कमेंट ले लेते हैं, बस 1 मिनट। देखिए, कश्मीर का मामला, मैं तो शुरू से इस बात का कायल हूं कि जब तक आप इंडियन पावर को बैलेंस नहीं करेंगे कश्मीर का मसला हल नहीं होगा। दुनिया में जितनी भी आज़ादियां हासिल हुई हैं वो बैलेंस किए बग़ैर नहीं हासिल हुई हैं पावर के। मिसाल के तौर पे अमेरिका के पीछे फ्रांस आके नहीं खड़ा होता तो बरतानिया से आज़ादी हासिल नहीं होती। अंगोला में अगर क्यूबा सपोर्ट नहीं करता तो वो कभी भी आज़ाद नहीं होता। पाकिस्तान ने अलजायर की बड़ी हेल्प की थी आज़ादी के दौरान। तो मेरा ख्याल है कि उसे बैलेंस करने की ज़रूरत है, और इंडिया अपनी नेक नामी के हवाले से निचले दर्जे के ऊपर खड़ा है, अंदर खलफशार बहुत ज़्यादा है। तो इस सारी सूरत हाल में जहाँ पे हमें इंडिया पे काम करना है, अपने अंदर भी ज़रा काम करने की ज़रूरत है ताकि अंदर से मजबूत रहें और एक तब्दीली रूनुमा हो सके इंडियन पार्ट ऑफ कश्मीर के अंदर। ठीक है, और डॉक्टर साहब आप, डॉक्टर हसन? देखिए, ये मामला अब बातचीत से आगे जा चुका है।
ये मामला जब भी हल होगा अब ताकत से हल होगा। हमें फोकस करना चाहिए अपने मामलात पे, अपने साइड के चीज़ों पे, आज़ाद जम्मू कश्मीर के मैटर्स पे और जीपी के मैटर्स पे। इनको आप प्रोविजनली अबूरी तौर पे प्रोविंशियल स्टेटस दें, और ये जो आर्टिकल 370 35 जो उन्होंने 2019 में किया था, उसके बाद बातचीत की गुंजाइश खत्म हो चुकी है। ठीक है, क्या बात करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसन ज़फ़र, आपका भी, एजाज साहब आपका भी, डॉक्टर मुनव्वर का भी, और शाहजाद फारूकी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मामला यही है कि असल में वो कौमें वही जो है वो ज़िंदा रहेंगी जो अंदर से अपने अंदर इत्तेहाद रखेंगी, अपनी ताकत जो है उसको इस काबिल बनाएंगी कि वो इस दुनिया के अंदर, आलम के अंदर अपना जो ताकत का लोहा मनवा सकें, अपना डिफेंस कर सकें, और इसी की बुनियाद पर चीज़ें जो हैं वो आगे तय होती हैं। पाकिस्तान को अपना इंटरनल और महाज पर काम करके इत्तेहाद कायम रखना है, और फिर जो है साथ ही साथ इंडिया में जो इंडिया की पावर है, जो अनड्यू पावर है, उस पर भी काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो पावर जैसे जैसे उनके अंदर सोच उभरेगी वो ख़त्म होगी। जो एक जिसे कहते हैं ना कि एक पलड़ा भारी होने की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, तो वो बैलेंस होगा तो ही जो है मामलात बेहतर होंगे, और यकीनन एक ना एक दिन ज़रूर कश्मीर जो है वो आज़ाद होगा, भारत के तसल्लुत से आज़ाद होगा, और कश्मीर पाकिस्तान ही बनेगा। आज तक के लिए इतना ही, कल नए मौज़ूआत के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।